नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर किसका होगा गुजरात के तहत लगातार बात हो रही है गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 की, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को गुजरात वोट करेगा। दोनों दिन अपनी फिंगर्स क्रॉस करके अच्छे से अच्छे अपने प्रत्याशियों को परख कर वोट करना है गुजरात को, और इसीलिए प्रत्याशियों को सीधे सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं किसका होगा गुजरात के तहत। और आज वडोदरा की अकोटा विधानसभा, जो एक बड़ी विधानसभा है वडोदरा शहर की, वहां से भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट जिन्हें मिला है वो चैतन्य देसाई हमारे साथ है। चैतन्य देसाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अकोटा विधानसभा, जहां से 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सीमा मोहिले विधायक रही, उससे पहले सौरभ पटेल रहे। भारतीय जनता पार्टी के पास कई सालों से ये सीट है और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ वैसे माना जाता है वडोदरा शहर। इस बार क्या होगा इस पर तो नजर बनी हुई है, लेकिन चैतन्य मकरंद देसाई नाम भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नाम जिन्हें पूरा वडोदरा शहर जानता है। चैतन्य देसाई के बारे में आपको बता दूं, 49 साल की इनकी उम्र है, इंजीनियर है, बिजनेस करते हैं खुद का। और भाजपा की जब स्थापना हुई थी तब उनके पिता पहले प्रदेश अध्यक्ष बने थे, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। इस्कॉन मंदिर से अगर आप आगे जाते हैं लोटस सर्कल तक जो सड़क है, वहां मकरंद देसाई मार्ग लिखा हुआ आपने जरूर देखा होगा। बस उन्हीं के सुपुत्र हैं चैतन्य देसाई। और राजनीति उन्हें घुट्टी में मिली है, क्योंकि बहुत छोटे थे तब से उनके पिता राजनीति में हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में आप कह सकते हैं कि बचपन से ही ये जो विरासत है कैरी फॉरवर्ड करते आए हैं। और अब अकोटा विधानसभा का उन्हें टिकट मिला है। 2 बार नगर सेवक भी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की और वडोदरा शहर की सेवा करते आए हैं। संगठन के लिए उन्होंने काफी काम किया है। ऐसे में अकोटा विधानसभा से जब उन्हें टिकट मिली है तब जरूर जानेंगे कि आखिरकार क्या विजन है अकोटा विधानसभा के लिए। वैसे तो काफी काम हुए हैं, लेकिन काफी काम अकोटा विधानसभा में चैतन्य जी बाकी भी है। क्या विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, काम का जो सिलसिला है वो तो कभी न रुकने वाला सिलसिला है। वो हमेशा चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ नया आता रहेगा। और मेरे जैसे अनेक पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनका कुछ ना कुछ विजन कहीं ना कहीं है, वो उभर के सामने आता है जी। और हमारी कोशिश रहती है कि जो पॉपुलेशन के हित में हो उसे आगे बढ़ाया जाए, वो किया जाए। कितना एरिया कवर होता है अकोटा विधानसभा में और क्या जरूरतें सामने आई हैं आपके सामने? लगभग 4 वार्ड आते हैं, ऑलमोस्ट कह सकते हैं। थोड़े बूथ्स कट होते हैं, लेकिन मेजोरिटी 4 वार्ड का है। 10 नंबर आता है वार्ड, इलेक्शन वार्ड 11 आता है, 12 और 13। और ज़्यादा करके समस्या यहाँ पर देखी जाए तो लोकल लेवल की ही है। पानी की समस्या है, गटर की समस्या है, वो है। पर लेकिन वो लुकआउट बेसिकली अभी कॉरपोरेशन का हो जाता है। और हमारी भी कोशिश रहेगी कि उनके उसमें जो भी कर पाए, उनकी सुविधा बढ़ा पाए, उसकी कोशिश हम लगातार करते ही रहेंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं अकोटा विधानसभा की, बारी बारी में बात भी करूंगी। और कैसे भले कॉरपोरेशन के साथ मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर और स्टेट सरकार के साथ मिलकर कैसे सुलझाई जाएंगी, उस पर भी बात होगी। और लगातार अब चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुका है। चैतन्य भाई, वैसे आप नया नाम भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नहीं है, लेकिन अकोटा की जनता के लिए शायद हो सकते हैं, या जब जा रहे हैं कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? देखिए, आप नगर सेवक भी रहे हैं। जी, मैं नगर सेवक रहा हूँ वार्ड नंबर 12 से, जो अभी एरिया है वार्ड नंबर 12 का, वहाँ से मैं नगर सेवक रहा हूँ। और इलेक्शन वार्ड नंबर जो 11 है वहाँ से भी मैं नगर सेवक रहा हूँ। तो इन दोनों वार्ड में तो लोगों को ध्यान में है कि ये चैतन्य देसाई कौन है। और मैं 10 साल नगर सेवक रहा हूँ। मैं सभी के साथ में मिलकर ही काम करता था। मेरा कभी ऐसा था नहीं कि हाँ भाई मेरे ऑफिस पे आना, उधर आना तो मैं काम होगा। कहीं दिक्कत आती थी तो वी यूज्ड टू गो देयर, सामने से होकर जाते थे और लोगों का प्रॉब्लम्स को हल करने का कोशिश करते थे। तो ऐसे देखने जाओ तो थोड़े विस्तारों के लिए हम नए भी हैं, लेकिन कुछ विस्तारों के लिए हम नए नहीं है। लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या प्रतिसाद मिल रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सिंबल भी है आपके साथ और साथ ही मकरंद देसाई का नाम भी है आपके साथ। आपकी बात सही है। मकरंद देसाई का नाम जो जुड़ा है उससे हमें बहुत फायदा है, क्योंकि पिताजी के साथ जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी में अनेक लोगों ने काम किया है और ये सब लोग आज मुझे मिल रहे हैं। पिताजी ने जब शेरवाड़ी से जंग लड़ी थी तब से जो पुराने हमारे जो है कार्यकर्ता, उनके लिए अभी मेरा जब एज बहुत कम था, लेकिन अब जो उनसे मिलते हैं तो मुझे भी कुछ कुछ बातें बताते हैं तो
अच्छा लगता है सुनकर कि भी इस तरह के इस दौर से ये लोग निकले हैं जी। और लोगों का है, दे आर हैप्पी हम्म। कि मुझे टिकट उम्मीदवारी करने का मौका दिया है बीजेपी से, और पिता का नाम भारतीय जनता पार्टी का नाम, और भारतीय जनता पार्टी का नाम तो ज़्यादा बड़ा है। पिछले 27 साल से गुजरात में पार्टी का दबदबा है और वो सरकार बना रही है, और माननीय श्री मोदी जी सीएम थे तब से लेके अभी पीएम हुए हैं, उनका गुजरात के तरफ जो थोड़ा झुकाव है उससे फायदा बहुत है गुजरात को, गुजरात की पब्लिक को। मुख्यमंत्री यहाँ रहे काफी सालों तक और अब प्रधानमंत्री के रूप में देश विदेश में काफी जाने माने और एक बड़ा नाम हो चुके हैं, और उन्हीं के नाम पर भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है। गुजरात तो गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार कांग्रेस परिवर्तन की उम्मीद लगा रही है, वहीं आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के दावे कर रही है। क्या होगा ये तो 8 दिसंबर को ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल बातें हो रही है विकास की, विकास योजनाओं की। 5 साल में क्या होगा, 5 साल में क्या हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, जातीय समीकरण की बात करते हैं। इस विधानसभा सीट पर ज्यादातर मुस्लिम इलाका है और कहा जाता है देश भर में ये एक जनरल माइंडसेट है कि मुस्लिम इलाका जहां होता है वहां बीजेपी को कम पसंद किया जाता है, लेकिन अकोटा विधानसभा हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का वहां दबदबा रहा है। और मराठी, मैं अभी देख रही थी कि 25% करीबन वहां मराठी के वोट हैं, 30% मुस्लिम के वोट हैं, SC/ST के 15% वोट है और 30% वोट है अन्य लोगों के। तो ये समीकरण कैसे बैठता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऑलवेज हैपन टू बी अ सेक्युलर पार्टी। उसने कभी ऐसा अलग अलग कभी सोचा नहीं, काम से देखने जाओ तो कभी अलग किया नहीं है। और हम भी जब भी एज काउंसिलर्स हुआ करते थे, हमने कभी डिनाई नहीं किया काम। हमने हर एरिया में जो ज़रूरियात है वो पूरी करने की हमने कोशिश की है। तो वो हिसाब से आप जो कहते हो कि भाई मुस्लिम एरिया है, तो मुस्लिम एरियाज में भी काफ़ी काम किए हैं जी। तो अकॉर्डिंगली वो सपोर्ट तो मिलता ही है उनका भी, और यही फायदा मिला है। टिकट की बात, गुजरात की सभी 182 सीट पर इस बार ज्यादातर टिकट को लेकर काफी घमासान देखने मिला। हमेशा नो रिपीट थियरी में मानने वाली भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ज्यादातर विधायकों को रिपीट किया, कुछ ही जगह पर नए चेहरों को स्थान मिला है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एकदम सेफ गेम खेला है। उन्हीं लोगों को टिकट मिला है जो जीत कर आ सकते हैं, जिनके हारने की उम्मीद ही कम है। अगर लेटेस्ट लास्ट वाला जो सीट बचा था, 182 में से 181 सीट मिल चुकी थी और एक विधानसभा सीट मांजलपुर की बची थी, जिसके लिए पिछले 8 बार से 7 बार से जीतते हैं और 8वीं बार दावेदारी करने के इच्छुक योगेश पटेल ने जिद पकड़ ली थी और उन्हें टिकट दिया गया। अकोटा विधानसभा का टिकट कैसे मिला, क्योंकि वहां भी बड़े बड़े नाम थे। अकोटा विधानसभा का टिकट क्योंकि सीमा मोहिली जी ने 5 साल काफी अच्छा काम किया और काफी बड़े नाम अकोटा से भी सामने आ रहे थे जिन्होंने सेंस भी दिया था, उनके मजबूत नाम थे। ऐसे में आपको ये टिकट कैसे मिला, कुछ चक्कर चलाया आपने? जी नहीं, कोई चक्कर नहीं चलाया है। हम ग्रास रूट से काम करते आए हैं बीजेपी में, और दोस्तों में काउंसिलर भी रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है शायद मेरी कामगिरी देख के पार्टी ने निर्णय लिया है। ऐसा आप जो बता रहे कि अकोटा में रिपीट थ्योरी है, शायद हो सकती है, क्योंकि अकोटा विधानसभा में इतने सारे दिग्गज नेता हैं, तो शायद एवरी 5 years चेंज हो रहा है। पहले सौरभ पटेल आए, फिर सीमा मोहिली, चेंज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप सभी को एक मौका मिले। और अकोटा विधानसभा के, और ऐसे देखने जाओ तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक ऐसा रहता है कि भाई अगला गया है तो पीछे वाला उसका काम बंद करके खुद का शुरू करे, ऐसा ट्रेंड नहीं है। जो आगे वाले कुछ प्रोजेक्ट्स रखे गए, कुछ काम बाकी रखे गए हैं, तो उसे पूरा करने का हम पूरा कोशिश करते हैं। वो उसका कारण ऐसा है कि काम किसी का पर्सनल नहीं है तो पूरा पॉपुलेशन का काम है, तो वो काम को पूरा करना है और भारतीय जनता पार्टी का नाम रखना है। कि चैतन्य मकरंद देसाई ने काम किया, ये सोच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उम्मीदवारी करने का मौका मिला और उसने लोगों का काम किया, लोगों का काम को आगे बढ़ाया। दैट इज द बेसिक आइडिया। कई जगह पर ऐसा भी होता है कि जो ज्यादा पैसे पार्टी को दे सके वहां टिकट आवंटित होता है, और ये कहा गया था, आपके लिए भी ये बातें उठी थी कि चैतन्य मकरंद देसाई, यानी एक बड़ा नाम तो है ही मकरंद देसाई, साथ ही पैसा भी बहुत है, कुछ ये भी जुगाड़ था क्या? जी नहीं, पैसा का कोई इश्यू नहीं था इसमें। हमारा वी हैव टर्म्स अकॉर्डिंगली। पार्टी में काफी योगदान दिया है पिताजी, हमारे परिवार ने काफी योगदान दिया है, तो थोड़ा उसका भी रहता है। मोदी जी के भी करीबी हैं? हाँ है,
आई डू नॉट डिनाई दैट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काफी करीबी एक साथ काम करने वाले लोगों में से हैं मकरंद देसाई, और अब उनके सुपुत्र को, उनके बेटे को अकोटा विधानसभा का टिकट मिला है। अकोटा विधानसभा में एक बड़ी समस्या विश्वामित्री, सालों से इसी समस्या पर बात होती आ रही है, लेकिन विश्वामित्री साफ नहीं हो रही है। 27 साल का शासन, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का शासन, नगर पालिका में शासन, उसके बावजूद एक छोटी सी विश्वामित्री, नर्मदा गंगा सब साफ होने लग गए, लेकिन विश्वामित्री साफ नहीं हो रही है। आपकी बात सही है। बेसिकली बड़ौदा में थोड़ा कॉन्टूरिंग का इश्यू है। काफी जगहों पर ऐसा होता है कि जो ग्रेडियंट्स देने हैं ड्रेनेज सिस्टम में, वो ग्रेडियंट सालों से विश्वामित्री एज अ नाले की तरह यूज होता है, बेसिकली रिवर, लेकिन काफी कुछ जगहों से ड्रेनेज आता है विश्वामित्री में। बेसिकली अभी फिलहाल पिछले 3-4 साल से नगर पालिका की ओर से ही आता है। हाँ, नगर पालिका की ओर से ही आता है। काफी सब सेवा बस्तियां हैं जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम अभी भी नहीं है, तो ये डायरेक्ट इनपुट जाता है विश्वामित्री में। तो पिछले 3-4 साल से कॉरपोरेशन भी काफी कामगिरी कर रही है इस मैटर के ऊपर कि किस तरह से वो ड्रेनेज डाइवर्ट करे जी। तो डाइवर्ट करने के लिए उनका जो भी प्लानिंग है अभी कर रहे हैं। प्रोबेबली एक आध साल, थोड़ा समय तो लगेगा क्योंकि काफी सब जगह से ये ड्रेनेज आता है, तो वो बंद करने का इनका प्लानिंग है और प्लान सक्सेसफुल होगा। जब चुनाव लड़ा जाता है तो दो मुद्दे बड़े होते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा। क्या स्थिति है अकोटा विधानसभा में स्वास्थ्य और शिक्षा की, और कितना सुधार किए जाना चाहिए, और 5 साल में आप क्या कर पाएंगे? देखिए, स्वास्थ्य के साइड से देखा जाए तो काफी जगहों पे अर्बन हेल्थ सेंटर्स खड़े किए हैं कॉरपोरेशन ने, और काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं। आप देखिए तो कोविड के दौर में जो हमारा लॉकडाउन रहा, उसके बाद का दौर रहा, तो कॉन्स्टेंटली वडोदरा महानगर पालिका के डॉक्टर की टीम दे वर कॉन्स्टेंटली अलर्ट ऑन देयर फीट। तो उनकी तरफ से जो उनका योगदान है वो शायद ही, मैं बड़ौदा में रहता हूँ तो मैं उनका देखा है, और सिटीज में भी होगा, आई डू नॉट डिनाई दैट, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स दे हैड फॉलोड, और बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने। तो वो हिसाब से कोविड बीइंग इंटरनेशनल इश्यू हो गया था, और स्वास्थ्य के दौर आइडिया से देखा जाए तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। शिक्षा में सुधार की कितनी ज़रूरत? सरकारी स्कूलों का जो स्तर है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सुधार चाहिए। जो दूसरी पार्टी, आम आदमी पार्टी में बात करूं, यही मुद्दे उन्होंने बनाए हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य कमजोर हैं गुजरात में। ऐसे देखने जाओ तो आपको सही बात बताऊं तो सिर्फ बड़ौदा नहीं, पूरे इंडिया को एज एन एग्जाम्पल कंपेयर किया जाता है और देशों के साथ जी। आप ऐसे देखने जाओ तो दिस बेसिक इशू इज लाइक फॉर रिगार्डिंग पॉपुलेशन। हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि गवर्नेंस उनका एडी चोटी एक करके काम कर रही है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लैप्स हो जाता है। एजुकेशन सिस्टम में तो अभी फ़िलहाल देखने जाओ तो जितनी भी शिक्षण समिति की जो भी शालाएं हैं, स्कूल्स हैं, उसमें काफ़ी परिवर्तन देखा जाता है। ये आपका मिड डे मील्स है, उसका क्वालिटी आप देखिए तो कभी उसका क्वेश्चन नहीं आता है। और कोई स्टेट्स में आप देखने जाओ तो देयर इज़ ऑलवेज सम और द अदर प्रॉब्लम कि भाई इतना फूड पॉइजनिंग हो गया, कहीं कुछ बच्चों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। ये तरह का गुजरात में आपको कोई जगह पर देखने नहीं मिलता है, और इसी की वजह से लोगों अपने बच्चों को ज़्यादा करके इन शालाओं में भेजते हैं। एजुकेशन सिस्टम में है, पर इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी। हम और आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजते हैं। आपकी बात सही है, आई डू एग्री विद दैट, लेकिन स्तर उनका बढ़ रहा है आगे। ऐसा भी हम ऐसा डिनाई नहीं कर सकते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट। और आपकी बात सही है, मेरे पिताजी खुद भीमनाथ स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ से वो प्रताप स्कूल में पढ़े, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल स्कूल में पढ़े, और उसके बाद उनका शिक्षण इस तरह से चला। प्रोबेबली उस टाइम पर जो अभी की जो स्कूल्स हैं वो तरह की स्कूल्स नहीं होगी, तो दे हैड टू टेक दिस काइंड ऑफ अ ट्रेंड। अभी स्कूल्स का नंबर ऑफ स्कूल्स कंपेयरिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आपको काफ़ी मिलते हैं। तो वो हिसाब से इट डिपेंड्स, मतलब आप
वो आपकी बात सही है, आई वुड नॉट डिसएग्री, आपकी बात सही है। ये शिक्षा और स्वास्थ्य मुद्दे, और इसीलिए आम आदमी पार्टी से जोरों शोरों से उठा रही है। आम आदमी पार्टी को तो कितनी जनता पसंद करेगी ये तो एक बड़ा सवाल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर चाहे तो इन मुद्दों पर बहुत काम कर सकती है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही चीजें, आज आप अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हम नहीं जाते हैं एसएसजी हॉस्पिटल, हम नहीं जाते गोत्री हॉस्पिटल, हम नहीं जाते, क्यों? हमारे पास पैसा है? नहीं, पैसे की बात नहीं है। पैसे कोई भी आप डॉक्टर के पास चले जाओ आपको ज्यादा ही लगेंगे, लेकिन आप सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहती क्योंकि वहां आपको धक्के खाने पड़ते हैं, वहां आपको वेट करना पड़ता है। ये सुविधा, ये सिस्टम भारतीय जनता पार्टी चाहे जरूर सुधार सकती है। उनके पास पावर है, उनके पास पैसा है, उसके बावजूद अभी भी कहीं ना कहीं कमी है। मैं आशा करती हूँ आने वाले दिनों में इसमें कहीं ना कहीं सुधार होगा। जब भी विश्वामित्री नदी का थोड़ा सा लेवल बढ़ता है, वहां रहने वाले लोगों का और पूरे बड़ोदरा शहर के लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। परशुराम भट्टा तो पूरा पानी में डूब जाता है। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, क्या कर पाएंगे इस पर? देखिए, लो लाइंग एरियाज में तो सभी तरह से मनाही है वहाँ तक रहने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी हैव सो मच पॉपुलेशन विच इज बिलो पॉवर्टी लाइन। और वहाँ के लोगों को हम कहीं स्थानांतरित किया जा सकता है, ऐसी कोई योजना? स्थानांतरित करने के लिए योजनाएं बीच में बनाई गई थी, कोशिश भी की गई थी। अनफॉर्चुनेटली होता ऐसा है कि उनको स्थानांतरित करने के बाद वो फिर से वहीं लौट कर आ जाते हैं। प्रोबेबली इट इज़ लाइक उनका बिजनेस छोटा मोटा बिजनेस है, या वो सालों से जो एरिया में करते हैं तो दे आर मोर एक्वेंटेड विद दोज एरियाज, तो वो नहीं चाहते कि हम दूर जाएं और फिर वहाँ से हम कोई नई जगह पर बैठ के कुछ कर पाए, ऐसा शायद उनका होगा। लेकिन कोशिश रहेगी हमारी भी, इवन आई एम इनटू दैट। मैं काउंसिलर था तब एक बार कोशिश किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी वर नॉट सक्सेसफुल। लेकिन अभी एक मौका मिला है तो शायद उसमें विल बी एबल टू टर्न दैट साइड, क्योंकि लो लेवल एरियाज काफी है बड़ौदा में, जहाँ विश्वामित्री का थोड़ा पानी स्तर बढ़ता है तो दिक्कत में आ जाते हैं हम। सही बात है। बड़ोदरा शहर में आधा घंटा पानी जब बरस जाता है तो पूरा शहर पानी पानी हो जाता है। ये समस्या से भी पार पाना ही होगा। नए गांव को भी अकोटा विधानसभा में जोड़ा गया है कुछ सालों पहले। उनके लिए कोई काम नहीं हुआ है। उनके लोगों को तो टैक्स तो चुकाना पड़ रहा है, लेकिन सुविधाएं नहीं मिली है। क्या करेंगे आप? वैसे तो मेरे एरिया में आते ज़्यादातर एरियाज नहीं है, लेकिन आपकी बात वो भी सही है। शुरुआत जब होती है तो एक साथ तो सारा कुछ काम होता नहीं है, इट टेक्स टाइम। अभी जो नए एरियाज वेस्ट जोन में जो आए हैं उनका अभी फर्स्ट एंड प्राइमरी कॉरपोरेशन का आइडिया ऐसा है कि पहले उसके लिए सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट खड़ा किया जाए। उनका प्लांट ऑलमोस्ट खड़ा हो गया है, नेटवर्क सिस्टम भी जुड़ रही है, तो थोड़े समय में वो कार्यरत हो जाएगा। तो इनका जो मेन इश्यू जो ड्रेनेज का है, जो डायरेक्ट स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, उसमें उनको काफ़ी राहत हो जाएगी। पानी की लाइंस है, जहाँ जहाँ थोड़े बहुत पॉकेट्स हैं जहाँ पर ले किया हुआ था उनको इश्यू नहीं है, लेकिन जो डिस्टेंट एरियाज हैं वहाँ पर उनको पानी की लाइंस ले करनी बाकी है। एडिशनली सिंधरोट में जो बड़ा प्लांट हुआ है फ्रेंच वेल, वो सिर्फ और सिर्फ ये आउटर एरियाज को नहीं, लेकिन अब टिल तरसाली तक पानी का फीडिंग उनका रहेगा, तो उनको पानी का साफ पानी पीने का मिलेगा और उसमें भी दिक्कत नहीं रहेगी। और वो प्रोजेक्ट भी अभी शुरू करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली बाय जनवरी विल स्टार्ट। अभी वैसे तो उन्होंने अभी शुरू कर दिया है, दे आर पुलिंग सम 70 और 80 mld ऑफ वाटर एवरी डे, लेकिन बाय कमिंग टाइम उसका जो एक्सपेक्टेड टोटल क्वांटम है वो पुल होना शुरू हो जाएगा। योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई सारी बनाई जा रही है, लेकिन फिर भी दिक्कतें तो है ही। बड़ोदरा शहर में तो काफी सारी दिक्कतें हैं और इसे पार कैसे पाएंगी भारतीय जनता पार्टी, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा, क्योंकि झोली भर भर कर वोट देते हैं और उसके बावजूद भी नागरिक मोर्चा लेकर निकलते हैं, मटके फोड़ते हैं। ये जो तस्वीरें सामने आती है कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली होती है कि दिक्कतें हैं फिर भी वोट जरूर मिल रहे हैं। जब वोट मिल रहे हैं तो काम भी होने चाहिए, काम हो रहे हैं, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। चलिए, आने वाले 5 साल में विकास कुछ और आगे बढ़े, ये मैं जरूर आशा रखती हूँ। आखिरी सवाल, अकोटा विधानसभा की जनता आपको क्यों वोट करेगी? मुझे वोट नहीं कर रही है। मुझे वोट करने से ज्यादा दे आर वोटिंग फॉर बीजेपी। पिछले 27 साल से जो विश्वास, क्या ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर ही वोट लेंगे आप लोग? कैंडिडेट को देखना परखना जरूरी है। कैंडिडेट को देखना परखना जरूरी है, जी हाँ, लेकिन मैंने आपको जैसे पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, उसे जो भी जवाबदारी दिया जाता है वो
पार्टी के नीति नियम और रूल्स के हिसाब से चलता है। कार्यकर्ता उसके पहले जिस जवाबदारी में जो कार्यकर्ता था या थी, तो उसका काम काट कर खुद का काम नहीं रखते हैं। जो पॉपुलेशन के हित में काम रखा गया होता है उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं जी। उसके बाद फिर खुद की सोच लगाकर और जो भी कम ज़्यादा काम रहते हैं उसके पीछे बंदा काम करता है जी। वैसे सीमा बेन का जो भी काम है अधूरा वो पूरा करने का काम मेरा है जी। वो काम पूरा करेंगे। मेरा थोड़ा आइडिया थोड़ा ऐसा है, वर्टिकल पार्किंग का मुझे थोड़ा है, क्योंकि हमारे शहर में ब्रिजेस तो हम बनाते हैं लेकिन उसके बावजूद कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर पार्किंग की वजह से देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज। तो कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन में बात करके उनके कुछ ना कुछ छोटे मोटे प्लॉट रहेंगे, इसमें वर्टिकल पार्किंग खड़ा करने का सोच है कि वो करेंगे तो काफ़ी राहत मिलेगी पॉपुलेशन को। कितने आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ये सीट आप जिता कर दे पाएंगे? नहीं, पक्का जिता के ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से प्रजा का है पॉजिटिव पार्टी के लिए और मेरे लिए, हम पक्का ले आएंगे। अकोटा विधानसभा की सीट जीतने का दावा कर रहे हैं चैतन्य देसाई, और 8 दिसंबर दूध का दूध पानी का पानी मैं यहीं आपके सामने होंगी, और कौन कौन जीत रहा है, कौन कौन हार रहा है, कौन सी पार्टी को पसंद किया गया है, ये आप तक पहुंचेगा। लेकिन जुड़े रहना है तब तक, क्योंकि वोट आखिरकार आपको करना है, वोट करना है, और इसलिए आपके प्रत्याशी को परखना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं रोज ये बातें कर रही हूँ क्योंकि जब बात होती है तभी दूर तक जाती है। चैतन्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुड़े रहना है, 8 दिसंबर तक यही चर्चाएं जारी रहेंगी। बहुत जरूरी है कि आप उसमें जुड़े रहें, क्योंकि किंग मेकर आखिरकार आप हैं। वीएनएम को यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं, देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है अब तक। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर शेयर कीजिए। चैतन्य देसाई को अकोटा विधानसभा की जनता जाने, पूरे देश की जनता जाने, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें देखते हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, देखते रहिए। वहां 24 घंटे वीएनएम टीवी आपको लाइव देखने मिलता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। अब केबीसी आयोजित हुआ है वडोदरा में। आपको जब भूख लगे तो इस्तेमाल करें एफोटेल ओल्ड सयाजी होटल की लाइफलाइन, क्योंकि एफोटेल ओल्ड सयाजी होटल लेकर आया है केबीसी फूड फेस्टिवल। जी हाँ, केबीसी यानी कबाब, बिरयानी, करीज। 20 नवंबर तक चलने वाले इस केबीसी फूड फेस्टिवल में मजा ले कबाब, बिरयानी और करीज की डिफरेंट डिशेस के जायके का। एफोटेल ओल्ड सयाजी होटल में। एफोटेल ओल्ड सयाजी होटल, नियर कालाघोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, वडोदरा। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર, એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। अब केबीसी आयोजित हुआ है वडोदरा में। आपको जब भूख लगे तो इस्तेमाल करें एफोटेल ओल्ड सयाजी होटल की लाइफलाइन, क्योंकि एफोटेल ओल्ड सयाजी होटल लेकर आया है केबीसी फूड फेस्टिवल। जी हाँ, केबीसी यानी कबाब, बिरयानी, करीज।
20 नवंबर तक चलने वाले इस केबीसी फूड फेस्टिवल में मजा ले कबाब, बिरयानी और करीज की डिफरेंट डिशेस के जायके का। एफोटेल ओल्ड सयाजी होटल में। एफोटेल ओल्ड सयाजी होटल, नियर कालाघोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, वडोदरा। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच जा रहे हैं और लगातार कैंडिडेट को आपसे रूबरू करा रहे हैं, क्योंकि वोट आखिरकार आपको करना है। आज मैं पहुंची हुई हूं 140 डभोई विधानसभा, वडोदरा जिला की एक महत्वपूर्ण विधानसभा डभोई, जहां पिछले 5 सालों तक भारतीय जनता पार्टी का राज रहा। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, लेकिन उसके बावजूद डभोई में काफी सारी समस्याएं सामने आई है। आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस प्रत्याशी बालकृष्ण पटेल, जिन्हें बालकृष्ण ढोलर के नाम से पूरा डभोई जानता है। वडोदरा से भी ये नाम बिल्कुल अनजाना नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिन है। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष भी रह चुके हैं बालकृष्ण ढोलर। बालकृष्ण भाई से डायरेक्ट बात करेंगे। बालू भाई, સૌથી પહેલા તો ડભોઈ વિધાનસભામાં શું માહોલ ચાલી રહ્યો છે અત્યારે? ડભોઈ વિધાનસભાનો માહોલ એક જ ચાલી રહ્યો છે કે સ્થાનિક અમારા ઉમેદવાર है, यहाँ का रहने वाले हैं, यहाँ का लोकल है और खेडूत पुत्र है। किसान परिवार में से मैं आता हूँ, मैं खुद खेती करता हूँ, इसलिए डभोई का माहौल बहुत अच्छा है। किसान पुत्र है और जमीन से जुड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं बालकृष्ण भाई। और लगातार लोगों के बीच रहने वाले नेता इन्हें कहा जाता है। जब भी किसी को कोई जरूरत होती है, जब भी समस्याओं से डभोई के लोग, भले ही वो सत्ता में नहीं है, लेकिन बालकृष्ण भाई के पास आते हैं। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इस बार बालकृष्ण ढोलर को यहाँ का टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आप यहाँ आए हैं, શું કારણ હતું ખાસ કઈ? ભારતીય જનતા પાર્ટી છોડવાનું કોઈ કારણ ખાસ હતું નહીં, ફક્ત મને વિધાનસભામાં 2017માં ટિકિટ ન આપવામાં આવી। પછી જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીના દરમિયાન મારા દીકરાને એક જિલ્લા પંચાયતની નાની સરખી ટિકિટ આપવામાં ન આવી। દીકરાએ મારું ન માન્યું, એટલે એને ઉમેદવારી ફોર્મ ભરીને ચૂંટણી લડ્યા। પાર્ટીએ મને સસ્પેન્ડ કર્યા। મારું કોઈ કારણ નહોતું, મારો કોઈ પણ ફોલ્ટ હતો નહીં, કોઈ પણ વિષય નહોતો, છતાં પાર્ટીએ મને અવગણના કરી। નાની હરખી સીટ જો આપણને ના આપી શકતા હોય પપ્પા, તો પછી આપણને વિધાનસભામાં ક્યાં સીટ આપવાના છે? ને મારું કામ 1981થી હું ગ્રામ પંચાયતનો 21 વર્ષની ઉંમરે સરપંચ હતો। 21 વર્ષથી આજ સુધીમાં ઘણી બધી સંસ્થામાં મેં વહીવટ કર્યો છે, ઘણી બધી જગ્યાએ કર્યો છે। તાલુકા પંચાયતનો પણ હું સદસ્ય રહી ચૂક્યો છું। પ્રમુખ સ્વામી હોસ્પિટલનો જે ટ્રસ્ટ છે મારું, કે જે ટ્રસ્ટમાંથી મેં પ્રમુખ સ્વામી હોસ્પિટલ ગિફ્ટ આપેલી છે, એ ટ્રસ્ટો પર આજે હું ચેરમેન છું। ડભોઈ વેપારી મહાજનનો પણ હું આજ પર લગે પ્રમુખ છું, 99થી આજ સુધી પ્રમુખ છું। એટલે ઘણી બધી સંસ્થાની અંદર મેં વહીવટ કરી ચૂક્યો છું। આજ સુધી મારે એક પણ પત્રકારે મારા વિશે કોઈ લખી શક્યા નથી। એ ભગવાન સ્વામિનારાયણ એક આશીર્વાદ છે। જાહેર જીવનમાં રહેવું અને કંઈ પણ જગ્યાએ આપણો કોઈ પણ તકલીફ લખી ના શકે, કે કોઈ આક્ષેપબાજી કે એલિગેશન ન થયા ને, એ મારા માટે સદભાગ્ય છે। बालकृष्ण ढोलर इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शैलेश मेहता को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यहाँ माहौल भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे का दिख रहा है, क्योंकि एक और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा सिंबल है, वहीं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा किए गए काम जो है वो डभोई की जनता को कहीं ना कहीं आकर्षित कर रहे हैं। बालू भाई, डभोईની સમસ્યાઓ શું છે જેના પર હજુ સુધી કામ નથી થયું? તમે પણ અહીંયા प्रतिनिधित्व કરી ડભોઈની સમસ્યા ખૂબ જ છે। છેલ્લા 5 વર્ષમાં કામો થયા નથી। મારા વખતની અંદર તો મેં ખાતમુહૂર્ત કરીને બીજે દિવસ કામ ચાલુ થતા હોય છે। આ ખોટા વાયદા થઈ રહ્યા છે, કામગીરી થઈ નથી। કિસાનોને છેલ્લા 5 વર્ષથી કેનાલો બંધ છે, કેનાલોની અંદર સાફ સફાઈ થતી નથી, કેનાલોની દુરસ્તી થતી નથી, ખેડૂતોને ટાઈમે પાણી મળતા નથી। આજે પણ ખેડૂતોને ખૂબ તકલીફ છે પાણી માટેની। જ્યારે મારા સમયની અંદર મારો મોબાઈલ 24 કલાક ચાલુ હોય છે। મેં જાહેરમાં પણ બોલું છું કે મારો મોબાઈલ કોઈ પણ વ્યક્તિએ ના ઉપાડ્યો મેં, અથવા મિસ કોલ આવ્યા પછી પણ ફોન ના કર્યો હોય તો મને જણાવી શકો છો। ને જ્યારે ખેડૂત મને ફોન કરે કે મારી કેનાલમાં પાણી નથી ને મારે ખેતરમાં પાણીની જરૂર છે, હું બીજે જ દિવસે એના ખેતર પાણી પહોંચતું થાય એવા અધિકારીને સૂચના આપતો હતો। ને આજે મારા ખેડૂતોને એનો સંતોષ છે। ખેડૂતો આજે પણ કહે છે કે સાહેબ તમારા ગયા પછી કેનાલમાં પાણી ગયું છે। એટલે ખેડૂતો માટેની હમદર્દી એટલા માટે છે કે હું જાતે ખેતી કરું છું, ને ખેતી જ્યારે હું કરતો હોય ત્યારે ખેડૂતોની હમદર્દી મને ખબર છે। ખેતીની જ્યારે હમદર્દી મને ખબર હોય ત્યારે મારા ખેડૂતો માટે મારે ધ્યાન આપવું એ વિશેષ છે। તુવેરની ખરીદી હોય તો તુવેરની ખરીદી મારે ત્યાં જ્યારે થઈ હતી ત્યારે એમણે ફક્ત
પંખાથી સાફ કરીને તુવેર આપવાની હતી, આજે તુવેર ગ્રેડિંગ કરીને આપવી પડતી હોય છે. એટલે એના માટે પણ સરકારમાં ધ્યાન લીધું નથી. ખરેખર ખેડૂતોને ખૂબ મુશ્કેલી છે. ખેડૂતોને વાર્ષિક હિસાબમાં એમના સોદા નથી મળતા. ખેડૂતોની ખર્ચાની અંદર નુકસાની ખૂબ મોટી જાય છે. ખેડૂતોને સહાય કરવી એ મારી પ્રાથમિક ફરજિયાત છે. ને હું તો જમીન ઉપર ચાલતો માણસ છું, એટલે મને તો જમીન સાથે જોડાયેલો છું, ખેડૂત છું જાતે. હું તો ડભોઈમાં પણ બાઇક લઈને ફરું છું આજે પણ. એટલે મને એનો આનંદ છે કે મારે જ્યારે જનતા સાથે મારે રહેવાનો આનંદ છે ને જનતાનું કામ કરવું એ મારા માટે ખૂબ આનંદનો પ્રસંગ છે. હું જ્યારે જુઓ ત્યારે અવેલેબલ હોય છે. ડભોઈનો સ્થાનિક છું એટલે મારી માટે મુલાકાત માટે કોઈ તકલીફ નથી હોતી. મારા નાનો છોકરો મને ફોન કરે તો પણ એને જવાબ આપું છું. અને 10 કામોથી કદાચ 8 કામ થયા છે, 2 કામ ન પણ થયા હોય, છતાં પણ મારા જનતા મારા માટે ખુશ છે. जमीन से जुड़े हुए नेता है और किसान पुत्र है, यहाँ रहते हैं और इसीलिए लोगों से सीधे सीधे जुड़ पाते हैं. जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है शैलेश मेहता, मैं यहाँ जब सर्वे करी थी, कुछ लोगों से बातचीत भी करी थी, तब ये सामने आया कि हम जल्दी शैलेश मेहता को फोन नहीं कर पाते हैं. उन तक पहुंचना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता है जितना हम बालू भाई से कनेक्ट हो पाते हैं या उनसे हमारी जो समस्या है वो हल होती है. तो इस तरीके के ये जो नेता हैं इसलिए पसंद किए जा रहे हैं. लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सिंबल हमेशा एक बहुत बड़ा सिंबल माना जाता है और सिंबल पर ही प्रत्याशी चाहे कोई भी हो चुनकर आता है. गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है. कई सालों से 27 सालों से यहाँ पर शासन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का. और इसीलिए कांग्रेस अब कहीं ना कहीं गुजरात में लगातार पिछड़ती जा रही है. कांग्रेस ने सीटों ओછી થતી જાય છે. લાસ્ટ ટાઈમ 77 મળી, પણ આ વખતે કોંગ્રેસ જે છે અમુક જગ્યાએ છે ત્યાં તો કેન્ડિડેટ બહુ જ સ્ટ્રોંગ છે, પણ અમુક જગ્યાએ કોંગ્રેસ પાર્ટીના સિમ્બોલ પર ઇલેક્શન જીતવું થોડુંક મુશ્કેલ લાગે છે. એવું તમે માનો છો બાલુભાઈ? આ વખતે નથી માનવાનો સંભવ રહેતો કે કોંગ્રેસ પાર્ટીના જે મુદ્દા છે, એના મુસદ્દો છે, એમને જે ખેડૂત લક્ષી આપ્યો છે, ગામડાના લક્ષ્ય આપ્યો છે, મોંઘવારીને લક્ષ્ય આપ્યો છે, 300 યુનિટ લાઇટ મફત આપવા માટેનું જે એમણે એક સૂચન આપ્યું છે કે એનો જે અમલ કરવાના છે. બહેનો માટેનો પણ જ્યારે દૂધ માટે લીટરે 5 રૂપિયાની સહાય આપવા માટે છે. ગરીબો માટે પણ જ્યારે સહાય કરવાની અનેક યોજના હોય ત્યારે આ કોંગ્રેસ માટે આ વખતે સરકાર બનાવવાના પૂરા ચાન્સીસ છે. ને ક્યારેય આ વખતે ઓછી સીટો નહીં આવશે એ પણ એક નક્કી છે. કોંગ્રેસની અંદર આજે પણ કામગીરી કરવાની અંદર સક્ષમ નેતાઓ છે જ. એટલે આપણને કોંગ્રેસ માટે માન છે. અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કરતાં આજે મોંઘવારી, દૂધ, દહીં, છાશ, ઘી ક્યાંય પણ એક જગ્યાએ બાકી નથી. મોંઘવારી આજે ગામડાના લોકોને ખૂબ જ નડી રહી છે. આજે મુશ્કેલી પણ ગામડામાં એટલી બધી છે કે તેલનો ડબ્બો 1200-1500નો ડબ્બો આજે 3000-3200 રૂપિયા થઈ ગયા. ગેસનો બોટલ 450-500 રૂપિયાનો આજે 1200 રૂપિયા થઈ ગયા. આવી અનેક જે સમસ્યાઓ જ્યારે ગામડાની અંદર હોય ત્યારે, ને ગામડાની અંદર જ્યારે આ ગેસના બોટલ ફ્રી આપવામાં આવ્યા હતા, એ જ ગેસના બોટલને આજે 1200 રૂપિયા થયા. એટલે ઘણી જગ્યાએ તો ગેસના બોટલ ક્યાં મૂક્યા છે ખબર નથી, અથવા બાજુ પર મૂકીને લાકડાથી એમનું બળતણ કરી રહ્યા છે. એટલે આજે તકલીફ એ થઈ છે કે એકવાર ટેવાઈ ગયા ફેસિલિટીથી, ગેસના બોટલથી, ને હવે ગેસનો બોટલ મોંઘો પડે છે. એમની પાસે 1200 રૂપિયા ગેસ ભરાવાના પણ નથી હોતા. અસંખ્ય પરિવાર એવા છે ગેસના બોટલ બાજુ પર મૂકી અને આજે લાકડાથી ચૂલા કરી રહ્યા છે. समस्याएं बहुत सारी है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी गुजरात की दो लीडिंग पार्टी, और बालूभाई ने दोनों ही पार्टीज को काफी नजदीक से देखा है. बालूभाई, તમે ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે પણ ઘણા વર્ષો સુધી જોડાઈ રહ્યા, એટલે તમે ભારતીય जनता पार्टी ની વિચારધારાને પણ જોયેલી છે, સમજેલી છે, और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से भी अब आप जुड़े हुए हैं. બંને પાર્ટીમાં ફરક શું છે? બંને પાર્ટીમાં ફરક બે વસ્તુનો છે કે પણ નેતૃત્વ એક જ જે આજ્ઞા કરે, જે હુકમ કરે એ જ કામ કાર્યકર્તાઓને કરવું પડે છે. અહીંયા કાર્યકર્તા ક્યાં એવું પાર્ટી માને છે, કોંગ્રેસની અંદર કાર્યકર્તાની સૂચન ઉપર સુધી અમલ થાય છે, જ્યારે પણ ઉપર નેતાઓનો હુકમ નીચે સુધી આવતો હોય છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીનું નથી સાંભળતા નેતાઓ, પાર્ટી નથી સાંભળતી નેતાઓનું. એ નેતાઓ સાંભળે છે ખરા, પણ પોતાની મનમાની કરે છે. જેને સાચું કામ કર્યું છે, 1981થી જાહેર જીવનમાં હું હોય ખૂબ સારી કામગીરી કરી, 1420 કરોડ રૂપિયાના મેં જ્યારે આખા વિધાનસભાની અંદર હિસાબો આપ્યા હોય, કામગીરી પણ ખૂબ હોય, મારા વિશે એક પણ વીક પોઈન્ટ નહોતો, છતાં ગમે તે ઘડીએ ઉતારી પાડવામાં આવે. આજે અસંખ્ય સિનિયર નેતાઓને પણ બાજુ પર સાઇડલાઇન કરી દીધા છે. કેટલા બધા નેતાઓને આજે સાઇડલાઇન કરી દીધા. વડોદરા જિલ્લાની જુઓ તો મધુસિંહ વાસ્તવ જુઓ, દિનુ મામા જુઓ, સતીશભાઈ જુઓ, આ બધા અમારા સાથેના કેડરના બધા જ નેતાઓ જિલ્લાની અંદર પણ બાયપાસ કરી ચૂકવા દીધા છે. એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટીની અંદર નાના કાર્યકર્તા નહીં, પણ કોંગ્રેસમાંથી આવેલા હોય તો એમને પહેલી માન સન્માન મળે છે, અને જૂના કાર્યકર્તાઓની અવગણના કરવામાં આવે છે. જ્યારે કોંગ્રેસની અંદર નાનામાં નાના કાર્યકર્તાનું માન સન્માન સચવાય છે. કોંગ્રેસની અંદર આજે નાનામાં નાના ગામડાની અંદર ને આજે કોંગ્રેસના સભ્ય આદિવાસી છે. આદિવાસી વધારે પડતા સભ્યો કોંગ્રેસના છે.
અને જ્યારે આદિવાસીનું માન સન્માન હચવાતું હોય એ પાર્ટી માટે માન સન્માન અમારે પણ છે આજે। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के बीच ये बड़ा डिफरेंस है। भारतीय जनता पार्टी को सुशासन वाली पार्टी तो जरूर कहा जाता है, लेकिन अंदरूनी रूप से जब नेताओं से बात होती है ये जरूर माना जाता है कि कहीं ना कहीं पार्टी कभी भी किसी भी नेता को ऊपर नहीं उठने देती है और पार्टी से बड़ा नहीं होने देती है। जब कुछ नेता पार्टी से बड़े हो जाते हैं तब उनका हाल जो मधु श्रीवास्तव का होता है वैसा होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल पहले यहाँ से वडोदरा से लाकर शैलेश मेहता को मैदान में उतारा और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर वो जीत कर भी आए। એના માટે શું કહેશો વાલુભાઈ? ભારતીય જનતા પાર્ટીના સીટ પર વડોદરાથી આવેલા એક ઉમેદવાર જીતી જાય છે। જીતી જવાનું એક જ મુખ્ય કારણ હતું કે 2012થી 17ની અંદર મારી જે કામગીરી 1400 કરોડ રૂપિયા ઉપરની હતી એટલે બધા જ જનતાજનને અમે એક જ કીધું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું છે, મારું નથી કામગીરી। ને ભારતીય જનતા પાર્ટીની કામગીરીની બધા જ મતદારોની માનસિકતા એક જ હતી કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ધારાસભ્યો હોય તો ગ્રાન્ટ ખૂબ મળે છે, વિકાસ ખૂબ થાય છે ને એ વિકાસ થાય છે એના લીધે એમને પણ લાભ મળ્યો હતો। એમની સાથે અમે ફર્યા હતા છતાં પણ એમણે એમ જ કહ્યું કે બાલકૃષ્ણભાઈ અમારી વિરુદ્ધમાં ગયા છે અને આ હરીફ છે મારા એમ કરીને જાણી બૂજીને મને સાઇડલાઇન કરવામાં આવે છે। જો એમણે મને સાઇડલાઇન ન કર્યા હોત ને તો આજે ફરતી ધારાસભ્ય હોત, હું આ રીતે ઉમેદવારી ન પણ કરી હોત। 5 વર્ષ તમે ખૂબ કામ કર્યું અને 5 વર્ષ હવે શૈલેષભાઈએ કામ કર્યું। હવે ડભોઈનો માહોલ શું છે? ભારતીય જનતા પાર્ટીને એટલી જ લોકપ્રિયતા મળી રહી છે કે હવે કોંગ્રેસ પાર્ટી તરફ લોકો વળી શકે છે આ વખતે? આજે હું દરેક ગામડે જઉં છું, દરેક વિસ્તારમાં જઉં છું તો ફક્ત એક જ કહે છે અમે બાલકૃષ્ણભાઈ પટેલને ઓળખીએ છીએ, અમે આજે કોંગ્રેસ ભાજપને અમે નથી ઓળખતા। એવી પણ આજે ઘણી બધી જગ્યાએથી અમને જાણવા મળે છે અને વાતો પણ કરે છે। જનતા જનાર્દન બોલે છે કે બાલકૃષ્ણભાઈના નામથી અમે વોટ આપવાના છે, કોંગ્રેસ કે ભાજપ કરવાના નથી આ વખતે, એ માટે નિશ્ચિત છે। ડભોઈમાં તમે ખેડૂતોની તો વાત કરી, અહીંયા રોડ ગટર રસ્તા જે બુનિયાદી સુવિધાઓ હોય છે એની શું સ્થિતિ છે ડભોઈમાં? ડભોઈની અંદર છેલ્લા 2 વર્ષની અંદર એક પણ ટેન્ડર બહાર નથી પડ્યું। ડભોઈની અંદર મારા સમયની અંદર એક જ પમ્પિંગ સ્ટેશન ગટર લાઇનનું હતું, તો મારા સમયની અંદર બીજા 4 પમ્પિંગ સ્ટેશન ને ગટર લાઇનોનું પમ્પિંગ સ્ટેશનો મૂકવામાં આવ્યા હતા। તો પમ્પિંગ સ્ટેશનોને આજે ઓપરેટિંગ કરતા નથી। પીવાના પાણીની સમસ્યા જુઓ તો 4 ટર્બાઇનમાંથી 1 કે 2 ટર્બાઇન ચાલે, 2 ટર્બાઇન બંધ હોય છે। એટલે જે આયોજન કરવું જોઈએ, જે વહીવટ કરવો જોઈએ એ વહીવટ આજે ખાડે ગયેલો છે। આજે અમને સફાઈ કામદારની અંદર જે ટીમ નીમવામાં આવી હતી સફાઈ કામદાર માટે મહેકમ મંજૂર કર્યો સરકારશ્રીએ, ને એ મહેકમની અંદર જે લેવાના હતા સભ્ય એના બદલે હરિજન જ્ઞાતિના લેવાના બદલે બીજા સભ્યો લઈ ને એ જે ગટર લાઈન સાફ કરવા માટે એમણે નિમણૂકો કરી છે। ક્યારેય બીજા જે સભ્યો છે એ ક્યારેય જવાના નથી, સાફ સફાઈ કરવા નથી। જેને સમાજની સાફ સફાઈને જે કરી રહ્યા છે એવા લોકોને જેને બદલે બીજી પસંદગી કરી છે। એટલે આ તકલીફ આજે ડભોઈની સાફ સફાઈની પણ છે। ડભોઈની અંદર આજે પારાવાર ગંદકી છે, ગંદકીને સાફ સફાઈ કરવા માટે ખૂબ જ મહેનત માગે એવી સ્થિતિ આજે ડભોઈ છે। દર્ભાવતી નગરીને બદલે દુર્ગાવતી નગરી બની એવું આજે લોકો કહે છે, એવું મને ખબરવામાં આવી રહ્યું છે હું જ્યારે જનતાની વચ્ચે જઉં છું ત્યારે। અને ડભોઈમાં શિક્ષા અને સ્વાસ્થ્ય આ બે મુદ્દા પર કેટલું કામ થયું છે અને હજુ કેટલી જરૂર છે અહીંયા શિક્ષણ વ્યવસ્થા સુધારવાની કે લોકોને સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ વધારે સારી મળી શકે? એના માટે શું થઈ શકે એમ છે? શિક્ષણ સંસ્થા માટે 8 થી 10 સંસ્થાઓ છે, ખૂબ સારી રીતે કાર્યરત કરી રહી છે, પણ છતાં એક મહેલ માનસિકતા છે કે બરોડા જઈને મારા દીકરાને ભણાવવું, મારી દીકરીને ભણાવવું, મારા પરિવારને રહેવું એટલે ક્રેઝ થઈ ગયો છે ને ક્રેઝને લીધે મોટાભાગના પરિવારો વડોદરા તરફ વહી રહ્યા છે અને સામાન્ય અને ગરીબ માણસ માટે આજે શિક્ષણ પ્રથા ખૂબ જ બોગી છે। ખરેખર એને સરકાર તરફથી જે સહાયતા રીતે મળવી જોઈએ એ યોજના ડભોઈની અંદર ખૂબ ઓછી છે ને જ્યારે ત્યારે પણ આ જાહેર સરકારમાં અમે કહ્યું હતું પણ એના માટે હજુ અમલ થયો નથી, એ મને એક મન દુઃખ વાત છે। અત્યારે તમે લોકોની વચ્ચે જઈ રહ્યા છો, લગાતાર ચૂંટણીનો પ્રચાર પણ થઈ રહ્યો છે, શું માહોલ લાગી રહ્યો છે? ભારતીય જનતા પાર્ટી અને કોંગ્રેસની જે સીધી ટક્કર છે, લોકો શું કહી રહ્યા છે? લોકો એક જ કહે છે કે અમે અત્યાર સુધી કોંગ્રેસને વોટ નથી આપ્યો, તમારા લીધે અમે કોંગ્રેસને વોટ આપવાના છે। તમે ખેડૂત છો, જનતાની અંદર વચ્ચે રહેનારો છો, સ્થાનિક છો, ગમે તે ટાઈમે અમે તમને મળી શકીએ છીએ। તમારા ઘરે આવવા માટે, ઓફિસે આવવા માટે, કોઈપણ મુલાકાત માટે અમને કોઈપણ તકલીફ નથી થતી, એ અમારા માટે સદભાગ્ય છે। मैं भी जब लोगों के बीच जाती हूँ लोग जरूर कहते हैं कि ये समस्या है, वो समस्या है, बहुत सारी समस्याओं का बयान करते हैं, लेकिन जब वोट पड़ते हैं तब वो भारतीय जनता पार्टी के हक में पड़ते हैं। ये पिछले कई सालों से गुजरात का ट्रेंड रहा है। क्या इस बार ये ट्रेंड बदलेगा? क्योंकि इस बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी तो है ही, कांग्रेस पार्टी टक्कर भी दे रही है और आम आदमी पार्टी भी अपने दावेदार कर रही है। इसी बीच
तिकोने जंग के बीच गुजरात इस बार फंसा हुआ है और इसलिए गुजरात की जंग इस बार काफी दिलचस्प हो गई है। 1 दिसंबर को, 5 दिसंबर को गुजरात वोट करेगा और 8 दिसंबर को परिणाम आएंगे। नजर बीएनएन टीवी की पूरी बनी हुई है, लेकिन प्रत्याशियों को आपसे सीधे सीधे हम इसलिए मिलवा रहे हैं ताकि आप बेहतर तरीके से वोट कर सके, आप अपने प्रत्याशी को जान सके, आपके लिए 5 साल तक आपके प्रत्याशी क्या कर सकते हैं वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बालूभाई, एक છેલ્લો સવાલ, ડભોઈની જનતા તમને સમર્થન આપશે કેવી રીતે લાગી રહ્યું છે? કેટલું સમર્થન મળી શકે? ડભોઈની જનતાને જ્યારે પ્રચાર કરવું જોઈએ ત્યારે ખૂબ જ આવકાર મળે છે, ખૂબ જ કહેવામાં આવે છે કે સાહેબ તમારા વખતમાં જે વિકાસ થયો એ વિકાસ આ સમયે નથી થયો, ખાલી આશ્વાસન આપવામાં આવે છે, ખાતમુહૂર્તો કરવામાં આવે છે, પણ કામો થતા નથી, ખોટા આશ્વાસન ને ખોટા વાયદા આ જનતાને ગમતા નથી। અમારા વખતે તો અમે જ્યારે ખાતમુહૂર્ત કરવા જઈએ ત્યારે કામ તરત થતું હોય છે। મારા ગામની બાજુમાં કડદરા અને ગોજાલીની વચ્ચે મારા સમયનો બ્રિજ બનાવેલો છે, બ્રિજની અંદર 5-10 લાખ રૂપિયાનું જ કામ બાકી છે, છતાં આજે 5 વર્ષથી એ બ્રિજને કામ પૂરું કરવામાં નથી આવ્યું। આ બાલકૃષ્ણભાઈનો બ્રિજ છે એમ કરીને એનું કામગીરી નથી કરી, એના લીધે આજુબાજુના 10 ગામોવાળા નારાજ થયા છે। એ બ્રિજને લીધે વાઘોડિયા જવા માટે અને વાઘોડિયાવાળાને ડભોઈ આવવા માટે ખૂબ જ નજીક રસ્તો થયો છે, પણ બ્રિજની અંદર 10 લાખ રૂપિયા ખર્ચો એટલે કોઈ વધારે ન કહેવાય, પણ એટલો ખર્ચો પણ 5 વર્ષમાં કર્યો નથી। એક જાણીબૂજીને નથી કર્યો અથવા એમને કંઈ ધ્યાનમાં નથી કે કંઈ પણ વસ્તુ હોય, પણ ગામ લોકોને ખૂબ જ લાગ્યું છે। ગામ લોકોએ વારંવાર રજૂઆત કરી છતાં બ્રિજનું કામ થયું નથી। ઘણી બધી જગ્યાએ મારા સમયના જે રોડની મંજૂરી થયેલી છે એ રોડ હવે કામ ચાલુ કરવાનું છે તે પણ ખાતમુહૂર્તો કરીને જો સ્ટાર્ટ નથી થયા। એટલે ઘણા વાયદા, ખોટા વાયદા જનતાને ગમતા નથી। આજે જનતાને તો એક ઠોસ કામ જોવે છે। આજે મારું ખાતમુહૂર્ત થયું, બીજે દિવસે એનું કામગીરી ચાલુ થાય ને એ જનતાને આનંદ થાય છે। તેન તલાવ ગામની અંદર તેન તલાવનું કામનું તલાવને ડેકોરેટ કરવાનું કામ 2 વર્ષ પહેલાં ખાતમુહૂર્ત થયું હતું, આજે પણ કામ થયું નથી। એટલે તેન તલાવના માણસો આજે પણ કહી રહ્યા છે કે સાહેબ આ કામ અમારું નથી થતું। એવું જ ઘણી જગ્યાએ વડોદરામાં પણ જાણવામાં આવ્યું છે કે અમારા રોડના રસ્તાના કામો આજ લગી ખાતમુહૂર્ત થયા પછી પણ નથી થતા। આ એક આપણું દુર્ભાગ્ય છે કે કામગીરી થતી નથી। સરકારની અંદર જે કંઈ વિષય હોય પણ કામગીરી ન થાય એ જનતા માટે ખૂબ દુઃખ છે। જ્યારે ખરેખર ખાતમુહૂર્ત ત્યારે જ કરવું જોઈએ કે વર્ક ઓર્ડર આવે, કે વર્ક ઓર્ડર આવ્યા પછી જ્યારે કોન્ટ્રાક્ટર એજન્સી ફિક્સ થાય ને એજન્સી ફિક્સ થયા પછી એની મશીનરી લઈને આવે ત્યારે એની મશીનરી સાથેનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવે તો યથાયોગ્ય કામ થતું હોય છે। અમારા સમયમાં એ પ્રમાણે જે કામ થતા હતા એક સમયના કામ ને જ્યારે મને મારા મતદારો કે મારા વિસ્તારના કોઈ પણ માણસ ફોન કરે તો હમીર સાહેબે તરત જ અધિકારીનો તેજ બોલથી સ્પીકર ઉપર સંભળાવીને કહી દીધું કે મેં અધિકારીને સૂચના આપી છે। મને મુલાકાતે આવે તો પણ એમને સ્પોટ જવાબ અપાવતો હતો અધિકારી પાસેથી, એને સૂચના પણ અપાવતો હતો। એટલે મારા મતદારોને મારા વિસ્તારના બધા જ અગ્રગણ્યો, વડીલોથી નાના બાળકોથી માંડીને મારા જે કામચીગીરી છે એનાથી એમને સંતોષ છે। બાલુભાઈ, હમણાં જ એક સવાલ મારી સામે આવ્યો હતો, હું અહીંયા જ બહાર હતી ત્યારે, કે ભાજપમાંથી ટિકિટ ના મળી એટલે બાલુભાઈ કોંગ્રેસમાં આવ્યા। હવે કોંગ્રેસ અગર ટિકિટ નહીં આપે જો આવનારા વર્ષોમાં તો શું પાછા તમે ભાજપમાં ભળી જશો? કોંગ્રેસે ટિકિટ તો મને આપી ચૂક્યો છું। મારી આજે 65-66 વર્ષની ઉંમર છે, હવે પાછળથી લડવું ને એ વિષય છે। મારે આજે પણ ચૂંટણી લડવાની તૈયારી નહોતી। સિદ્ધાર્થભાઈએ મને આમંત્રણ આપ્યું કે મારે ચૂંટણી નથી લડવી, આપ ચૂંટણી લડો, એટલે મેં સિદ્ધાર્થભાઈને સમર્થન આપ્યું કે તમે ચૂંટણી લડો, તમારી સાથે હું છું। પણ સિદ્ધાર્થભાઈએ પછી ના પાડી કે મારા કાર્યકરોને પૂછી લો, તો એમના કાર્યકરોએ પણ એક જ જવાબ આપ્યો કે બાલકૃષ્ણભાઈ આપણી મેં આવતા હોય તો આપણે વેલકમ કરીએ છીએ। આજે મને એક પણ કાર્યકર મારા માટે નારાજ નથી। અને જ્યારે ટિકિટ લેવી કે ના લેવી, કે ચૂંટણી લડવી કે ના લડવી એ પછીનો વિષય છે। આજે તો મને કોંગ્રેસે ટિકિટ આપી છે ને કોંગ્રેસના સમર્થનમાં હું આજે ચૂંટણીનો કામગીરી પ્રચાર કરી રહ્યો છું। એમાં મને ખૂબ સારું સમર્થન મળી રહ્યું છે ને મારા કાર્યકર્તાઓ પણ આજે ખૂબ છે એના માટે। ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની કેટલી સીટ આવવાની તમને આશા છે? ગુજરાતમાં આ વખતે કોંગ્રેસની સરકાર બનશે, 115 થી 120 સીટ આવશે એવી પૂરી ધારણા છે। વડોદરા જિલ્લામાં જ્યારે આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું જેટલા અમે ધારાસભ્યો હતા આજે એ બધા ધારાસભ્યો કટોકટીમાં આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારને કોમ્પિટિશન ખૂબ જ છે। ને જ્યારે કિંગકોંગ કોમ્પિટિશન હોય ત્યારે જનતા શું જવાબ આપે છે એ 8મી તારીખે જ આપણને જાણવા મળશે। પણ જ્યારે એક જ જિલ્લામાં આવું હોય તો આ અસંખ્ય જગ્યાએ આવું છે ને ભારતીય જનતા પાર્ટીના જૂના કાર્યકર્તાઓને જે સાઇડલાઇન કર્યા છે, મંત્રીશ્રીઓને સાઇડલાઇન કર્યા છે, બીજા મહાનુભાવોને પણ સાઇડલાઇન કર્યા છે કે જેમની અવગણના થઈ છે એ બધા ઘરે બેસીને શાંતિથી કામ કરશે એ માનવું મારા માટે અનિશ્ચિતતા લાગે છે કે આ બધા જ મહાનુભાવો તો નહીં કરે પણ એમના ટેકેદારો કે એમના સ્નેહીજનોને પણ મનદુખ તો હશે જ ને એ મનદુખનું પરિણામ શું આવશે એ 8મી તારીખે ખબર પડશે કે કેટલી ઓનેસ્ટ થઈને કેટલી રીતે કામગીરી કરી છે પાર્ટીની એ ત્યારે જ ખબર પડશે।
गुजरात में 182 विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहे हैं और इस बार परिवर्तन की उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को। उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता प्रणाली, कार्यप्रणाली से लोग नाराज है और ये नाराजगी वोटों में झलकती है कि नहीं, वो जरूर गुजरात देखना चाहेगा। गुजरात के लोग इस बार क्या कांग्रेस पार्टी को विकल्प के रूप में पसंद करेंगे या नई आने वाली पार्टी को वोट करेंगे, ये एक दिलचस्प माजरा बना हुआ है, दिलचस्प वाकया बना हुआ है जिस पर नजर हमेशा बनी हुई है। और आपको हमारे साथ इसीलिए पूरा 20-21 दिन का अब जो माहौल है उसमें जुड़े रहना है ताकि चुनाव से जुड़ी हुई हर गतिविधि आप तक पहुंच सके। बालू भाई, खूब खूब धन्यवाद हमारे साथ जुड़ा माटे। थैंक यू, आभार। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुड़े रहना है क्योंकि वोट आखिरकार आपको करना है। आप किंग मेकर हैं। किंग मेकर कभी भी कोई राजनेता नहीं होते हैं, किंग मेकर आप होते हैं। आप सत्ता बनाने वाले हैं और आपको सही सत्ता बनानी है क्योंकि 5 साल तक आपकी जो जरूरतें हैं, आपको जो सुविधाएं चाहिए, वो यही जनप्रतिनिधि देने वाले हैं। और इसलिए अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट से सीधे सीधे हम आपको मिलवा रहे हैं ताकि आप उन्हें परख सके, उनके विजन क्या है, उनके वादे क्या है, उनके दावे क्या है, उनकी पार्टी की विचारधारा क्या है, वो आप तक पहुंच सके। वीएनएम को यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं, देखते जरूर रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए वीएनएम का यूट्यूब चैनल, अगर अब तक नहीं किया है तो फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर शेयर कीजिए। और डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वीएनएम की खबरों को आप 24 घंटे लगातार देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।